हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर वेरी वेल एंड आपकी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से चलिए। आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें, सारा चीज बढ़िया तरीके से चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम क्लोनिंग वेक्टर के बारे में देख लेंगे। आपको उस दिन क्लोनिंग वेक्टर के बारे में नहीं बताया गया था, लेकिन आज क्लोनिंग वेक्टर के बारे में देख लेंगे। और पहले हमको बता दीजिए उस दिन क्या क्या चीजें हम पढ़ लिए थे। हम लोग एग्रोजल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरा पढ़ लिए थे, ये सारा चीज हम जान लिए थे। इल्यूशन क्या होता है, इल्यूशन क्या होता है ये भी जान लिए थे। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी जान लिए थे। तो आज हमको क्या जानना है, क्लोनिंग वेक्टर के बारे में जानना है। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये क्लास 12th एंड नीट यूजी बच्चों के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए दोनों लैंग्वेज में चलता है। और हमारे पास क्या है, क्लोनिंग वेक्टर है। क्या है, तो क्लोनिंग वेक्टर क्या है, क्लोनिंग वेक्टर है। अब भैया क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में ही जानना जरूरी है। ये क्लोनिंग वेक्टर होता क्या है, आप नाम से तो समझ में आ गया होगा कि क्लोनिंग वेक्टर होता क्या है। क्लोनिंग वेक्टर एक क्या होता है, कैसे होता है क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर मतलब क्लोन करना। क्या करना, क्लोन करना। क्लोन करना किसी चीज को, मतलब कि उसकी क्या बनाना, हजारों कॉपी लाखों कॉपी बनाना, क्लोन करना। या इवन अगर कहें हम क्लोनिंग वेक्टर हमारा क्लोन हो तो हमारे हजारों कॉपी बनेंगे। तो ऐसे ही क्लोनिंग वेक्टर है। अब क्लोनिंग वेक्टर मतलब कि है क्या, क्लोनिंग वेक्टर है क्या, तो क्लोनिंग वेक्टर क्या है, एक डीएनए ही है। क्या है, एक डीएनए का ही सीक्वेंस है। क्या है, एक डीएनए का सीक्वेंस है। ये लिख लेना, क्या है, एक डीएनए का सीक्वेंस है। क्या है, एक डीएनए सीक्वेंस है। क्या है, डीएनए क्या है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस है, क्या है, एक डीएनए सीक्वेंस है, ये भी जान लिए। और क्या होता है, तो हमारे जो टारगेट डीएनए है, हमारे जो टारगेट डीएनए है उसके साथ लिंक होकर क्या होता है, हमारे जो टारगेट डीएनए अभी बताए थे, टारगेट डीएनए के साथ क्या करता है, लिंक करता है। और कहा जाता है भी, तो हमारे टारगेट डीएनए को लेकर और पहुंचता है क्या, तो होस्ट सेल में। कहां पे, होस्ट सेल में। तो ये हमारे पास तो एक हो गया कि ये क्लोनिंग वेक्टर है। क्या क्या, क्लोनिंग वेक्टर समझ में आ गया। क्लोनिंग वेक्टर एक डीएनए का सीक्वेंस है, ये भी जान लिया। और क्लोनिंग वेक्टर के साथ हम क्या किए थे, अपने जो टारगेट एलियन डीएनए था, जो फॉरेन डीएनए था, उसको क्या किए कि जोड़ दिए, उसके साथ लिंक कर दिए। और लिंक करके ये कहाँ ले जाते हैं, तो हम ये जो होस्ट सेल है क्या करता है, होस्ट सेल में क्या करता है, ट्रांसफर इन होस्ट सेल। क्या करता है, ट्रांसफर इन होस्ट सेल। होस्ट सेल में क्या करता है भैया, तो ट्रांसफर करता है। क्या करता है, उसमें ले जाकर छोड़ता है। ट्रांसफर करने का मतलब कि ले जाकर छोड़ना। अब देखो कहोगे जी सर बोलते तो हिंदी में इंग्लिश में बोले हैं, लेकिन देखो आपको बोलने में समझाने में सारा चीज समझ में आ रहा है, सारी चीज क्लियर हो रही है और सारी चीज विजुअलाइज हो रहा है बढ़िया तरीके से, तो ठीक है। देखो अभी आपको पहले भी बताए थे कि हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में आता है। और जो बच्चे को आपत्ति है कि केवल सर बता रहे हैं कि इंग्लिश में ही बता रहे हैं, तो मेरे भाई है क्या कि आपको जब पेपर मिलेगा ना, तो देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में अगर कहीं गलत है तो उसको मान लो तुम्हारा आंसर सही है, तुम्हारा आंसर सही है, अगर गलत हो गया तो तुम्हारा नंबर कट जाएगा यार। तो इसीलिए क्या होता है कि इंग्लिश वाला मान्य होता है। तो इसीलिए हम इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी को क्या कराते हैं, आपको याद कराते जाते हैं, टर्मिनोलॉजी याद करते जाओ। अब हो गया यहाँ पर क्या है, ये डीएनए का क्रम है, लिख लेना, क्रम है। अब जो हाँ बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए कैसे होगा, तो भाई उनके लिए थोड़ी सी समझना पड़ेगा, क्योंकि अब ये हमारा क्या है, एक क्लोनिंग वेक्टर है क्या, तो एक डीएनए का सीक्वेंस है। क्या है, जो टारगेट जीन के साथ लिंक होकर और क्या करता है, उसे होस्ट सेल में क्या करता है, ट्रांसफर करता है, उसे होस्ट सेल में ट्रांसफर करता है। अब भैया हो गया। अब मान लो कि पूछेंगे कि अगर हम क्लोनिंग वेक्टर को किस सेल में, किस होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे। और होस्ट सेल मान लो अगर हमारे पास कोई भी होस्ट सेल हो सकता है, ऐसा नहीं है, तो उसमें ट्रांसफर करने के लिए कौन सा क्लोनिंग वेक्टर लेना पड़ेगा। अगर मान लो कि
कहें, हम आपसे ये कहें कि क्लोनिंग वेक्टर का सिलेक्शन किस बेस पर करेंगे, किस बेस पर क्लोनिंग वेक्टर का सिलेक्शन करते हैं, किस बेस पर क्या करते हैं, किस बेस पर करते हैं, किस बेस पर क्या करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर का क्या करते हैं, वेक्टर का क्या करते हैं, चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, किस बेस पर सिलेक्शन करेंगे। तो आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो उसे कोई मतलब नहीं है। ये हम कहना कि अगर क्लोनिंग वेक्टर जैसा भी होगा हमारे पास, मान लो क्लोनिंग वेक्टर अगर हमको कहाँ पे यूज करना है, किस होस्ट सेल में यूज करना है, मान लो अगर एनिमल सेल में यूज करना है तो हम किस क्लोनिंग वेक्टर का यूज करेंगे, अगर प्लांट सेल में यूज करना है तो हम किस होस्ट सेल का यूज करेंगे। तो वही बात है कि हम किस पर, तो होस्ट सेल के आधार पर, तो होस्ट सेल के बेस पर क्या करते हैं, बेस पर क्या करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर को क्या करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर को क्या करते हैं, तो सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है। अब इतना तो ये विजुअलाइज हो गया होगा बढ़िया तरीके से मेरे भाई, ये कोई इसमें दुख दर्द और समस्या भी नहीं होनी चाहिए। अब देखो हम आपको कुछ चार्ट बनाते हैं, कुछ ऐसे बना देते हैं कि आपको बढ़िया तरीके से पैरेलली समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हम आपको क्या बना देते हैं, कुछ चार्ट कैसे बना देते हैं, तो देखो हमारे पास ये क्या है, तो एक चार्ट है, ऐसे ध्यान से समझना। ये हमारे पास क्या है, क्लोनिंग वेक्टर ले लो, क्लोनिंग क्या वेक्टर ले लो, क्लोनिंग वेक्टर ले लो, और क्या लो लिए, होस्ट सेल ले लो, होस्ट सेल ले लो। अब ये होस्ट सेल का सर चयन कैसे करेंगे, क्लोनिंग वेक्टर का चयन कैसे करेंगे, सब इसमें विजुअलाइज हो जाएगा। पहले एक हम क्या लिखते हैं, तो क्लोनिंग वेक्टर को ले लेते हैं। कैसे क्लोनिंग वेक्टर, तो प्लास्मिड डीएनए को ले लो, प्लास्मिड डीएनए को ले लो, या क्या ले ले, लेमडा फेज को ले लो, फेज यानी डीएनए। अब लेमडा फेज यानी वेक्ट्रियोफेज है, याद रखना, वेक्ट्रियाई फेज को लेमडा फेज बोला जाता है। अब इसको अगर डालना है तो किस होस्ट सेल में डालेंगे, और इसको हमको डालना है तो किस होस्ट सेल में डालेंगे। तो आपको पता है कि ये वेक्ट्रिया में ही डाला जाएगा। किसमें डाला जाएगा, ये वेक्ट्रिया में, क्या वेक्ट्रिया में ही डाला जाएगा। अगर दूसरे हमारे पास एक क्लोनिंग वेक्टर का ले ले, क्लोनिंग वेक्टर ले ले, दूसरा क्लोनिंग वेक्टर एक क्या ले हम, टीआई क्या ले ले, प्लास्मिड ले ले, प्लास्मिड ले ले। टीआई प्लास्मिड को कहाँ हम यूज करेंगे, किस होस्ट सेल में डालेंगे, किस होस्ट सेल में डालेंगे, तो ये आपको प्लांट सेल में, प्लांट सेल। अब एक बात बढ़िया तरीके से समझ लेना कि हम क्लोनिंग वेक्टर के साथ ही अपने डीएनए को क्या करेंगे, अपने टारगेट डीएनए को, अपने वांछित डीएनए को, अपने फॉरेन डीएनए को, अपने जो भी डीएनए है उसको क्या करेंगे, इसी के साथ जोड़ेंगे, जोड़कर कहाँ डालेंगे, तो इस होस्ट सेल में डालेंगे। तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर तीसरा मान लो कि अगर कहें जैसा एनिमल सेल में अगर हमको डालना है, कहाँ डालना है, एनिमल सेल में हमको डालना है, तो एनिमल सेल में कहाँ पे डालोगे, एनिमल, कहाँ, एनिमल सेल में अगर हमको डालना है तो एनिमल सेल में कौन सा यूज करोगे, तो एनिमल सेल में याद रखना रेट्रो वायरस ही यूज करते हैं, रेट्रो वायरस। अब यहाँ पर आपको मतलब कि समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किस क्लोनिंग वेक्टर को किस होस्ट सेल में डालेंगे, किस क्लोनिंग वेक्टर के साथ हमारे किस फॉरेन डीएनए को जोड़कर और किस होस्ट सेल में डालेंगे। ये समझ में आ गया होगा, विजुअलाइज भी हो गया होगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर भी हो गया होगा। अब आपको थोड़ी सी आगे हम बताएंगे, पहले इसको वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके इसको क्या करो, नोट कर लो। पहले हो गया ना, चलो अभी तो समझ में आ गया होगा, ऐसा कोई मतलब कि पॉइंट नहीं होगा जो नहीं समझ में आएगा। क्लोनिंग वेक्टर पूछेगा है क्या, तो एक डीएनए का ही सीक्वेंस है, क्या है, एक डीएनए का सीक्वेंस है। अब
डीएनए का सीक्वेंस है तो मतलब कि क्या है, तो डीएनए के सीक्वेंस है और हमारे टारगेट डीएनए के साथ इसको जोड़ दिया जाता है, जोड़कर लिंक कर दिया जाता है और ये कहाँ जाता है, तो होस्ट सेल में इसको डाल दिया जाता है। पहले लेक्चर में बताया गया था कि होस्ट सेल में जब डाला जाता है तो क्या करता है, उसके फिनोटाइप में चेंज कर देता है। कहाँ करता है मेरे भाई, उसके फिनोटाइप में चेंज कर देता है, उसके फिनोटाइप में चेंज कर देता है। अब यहाँ पर पहले समझ लो कि है क्या क्लोनिंग वेक्टर, किस बेस पर हम सिलेक्ट करते हैं क्लोनिंग वेक्टर का, ऐसे किस बेस पर चयन करोगे, किस बेस पर उसको सिलेक्ट करोगे। तो क्लोनिंग वेक्टर का सिलेक्शन हम क्या करते हैं, होस्ट सेल के बेस पर करते हैं। जैसा होस्ट सेल होगा वैसा हम क्या करेंगे, क्लोनिंग वेक्टर की सिलेक्शन करेंगे, क्लोनिंग वेक्टर लेंगे। और दूसरा क्या है कि हमारे पास एक क्लोनिंग कुछ वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर है, और कुछ क्या है हमारे पास होस्ट सेल है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया होगा। प्लाज्मिड डीएनए यानी लेमडा फेज डीएनए यानी बैक्टीरियो फेज को कहाँ यूज करते हैं, तो बैक्टीरिया में। समझ में आए। और टीआई प्लाज्मिड तो सेल में, प्लांट सेल में यूज करते हैं। जब प्लांट को अगर हम करना है कि हमको प्लांट सेल में ही क्या करना है कि डालना है, तो प्लांट सेल में यूज करते हैं। और रेट्रोवायरस एनिमल सेल में। तो ये हो गया होगा। ओके चलो मेरे भाई, चलो ठीक है, हो गया तो बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। तो अब चलो हम क्या लिख देते हैं मेरे भाई, क्या लिख देते हैं, तो हम अब एक जो हमारे पास प्लाज्मिड डीएनए था, क्या था, प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए या वेक्ट्रियोफेज, क्या था, वेक्ट्रियोफेज, वेक्ट्रियोफेज था। अब यहाँ पर तुमको समझ में आएगा कि अब बैक्टीरियोफेज देखो, तीनों को हम अलग अलग पैरेलली बता देंगे, तीनों को क्या करेंगे, पैरेलली बता देंगे, तीनों को समझा देंगे जो कैसे कैसे कौन कहाँ पे यूज होगा। अब कैसे क्या है, अब देखो प्लाज्मिड डीएनए है क्या, आखिर में ये प्लाज्मिड डीएनए है क्या, तो क्या है, क्लोनिंग वेक्टर है। क्लोनिंग वेक्टर कहाँ से मिलता है भैया, क्लोनिंग वेक्टर कहाँ से हम पाते हैं, कहाँ से उसको लेते हैं क्लोनिंग वेक्टर को, तो क्लोनिंग वेक्टर को सर कहाँ से यूज करते हैं, तो हम लेते हैं उसको बैक्टीरिया से किसी लेते हैं, कहीं मतलब कि ऐसा नहीं कि केवल कहीं से लेते हैं, अब किसी वायरस से भी ले लेते हैं। क्लोनिंग वेक्टर को कहाँ से लेते हैं, तो बैक्टीरिया से लेते हैं। अब बैक्टीरिया से लेते हैं तो हम एक बढ़िया तरीके से टेक्निक समझा देते हैं, मतलब कि एनसीईआरटी के कुछ बढ़िया तरीके से टेक्निक समझा देते हैं कि क्या समझ में आ जाएगा। अब देखो क्लोनिंग वेक्टर, यहाँ पर हम क्या बना दिए, एक बैक्टीरिया बना दिए, क्या बना दिए, एक बैक्टीरिया बना दिए। अब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया नहीं है यहाँ पर। अब तुम लोग को पता है कि बैक्टीरिया में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है कि नहीं, अब ये बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये प्लाज्मिड डीएनए ले लेते, क्या ले लेते हैं, प्लाज्मिड डीएनए, 3 4 5 6, अबे 2 2 4 6 8 10, मतलब क्या ले लिए हम, क्या ले लिए, प्लाज्मिड डीएनए ले लिए। मान लो यहाँ पर सेंटर मान ले। अब ये प्लाज्मिड डीएनए मेरे भाई क्या है, प्लाज्मिड डीएनए इस बैक्टीरिया का, हाँ बैक्टीरिया ये लिख दो, गड़बड़ भी हो जाओ। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का क्या है, ये है क्या, प्लाज्मिड डीएनए है, क्या है, प्लाज्मिड डीएनए है। समझ में आ रहा है। अब इस बैक्टीरिया का मतलब कि कितने अंदर कितने प्लाज्मिड डीएनए है, अब समझ में आएगा कि बैक्टीरिया में क्या है कि 10-15 क्या है, प्लाज्मिड डीएनए है। मतलब कि क्या है कि हमारे पास बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर क्या है, तो प्लाज्मिड डीएनए, ये तो समझ में आ रहा है। अब जो प्लाज्मिड डीएनए होता है ना, जो प्लाज्मिड डीएनए वो क्या होता है, बैक्टीरिया का क्या होता है, कॉपी नंबर होता है, क्या होता है, कॉपी नंबर होता है। क्या मानते हैं उसको, कॉपी नंबर मान लेते हैं। अब कॉपी नंबर हम जब मान ले मेरे भाई, ये समझ में आ गया कि क्या है, ये इसकी कॉपी नंबर है। तो ये हम कह सकते हैं कि जितना, अब ये पहले थिंक लगाओ कि अगर हमारे पास प्लाज्मिड डीएनए, तो प्लाज्मिड डीएनए में अच्छी क्या देखेंगे, तो उस प्लाज्मिड डीएनए में क्या होना चाहिए, एक ओराई स्थल होना चाहिए, ओराई साइट होना चाहिए। ओराई साइट क्यों होना चाहिए भाई, तो सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए ओराई साइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए ओराई साइट होना चाहिए। समझ में आ रहा है। अब ये ओराई साइट होगा तब सेल्फ रेप्लिकेट करेगा, सेल्फ रेप्लिकेट करेगा तो मतलब कि हम लोग की जो टारगेट डीएनए उसके साथ जोड़ेंगे तो उसकी भी क्या होगी कि नंबरिंग बढ़ेगी। तो पूछेगा कि एक बैक्टीरिया में
जितने प्लाज्मिड डीएनए होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, वो उतनी क्या कहलाएगी, उसकी कॉपी नंबर कहलाएगी। मान लो हमारे पास कितना है, 2 2 4 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 क्या है हमारे पास, तो प्लाज्मिड डीएनए। तो अब इसकी ये क्या कहलाएगी, कॉपी नंबर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कॉपी नंबर। समझ में आ रहा है, कॉपी नंबर कहलाएगी। अब इतना तो समझ में आ गया कि अगर कॉपी नंबर पूछेगा, कॉपी नंबर क्या है, तो एक बैक्टीरिया में जितने भी प्लाज्मिड डीएनए होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, कॉपी नंबर। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक बैक्टीरिया में लगभग कितने प्लाज्मिड डीएनए हो सकते हैं, हमारे एनसीईआरटी में दे दिया है एक बैक्टीरिया में कितने प्लाज्मिड डीएनए होते हैं, कितने। तो हमारे एक बैक्टीरिया में एक सेल में कितने, तो 15 से 100 राउंड हो सकते हैं। क्या, 15 से 100 इतने हो सकते हैं हमारे पास प्लाज्मिड डीएनए। अब इतने नंबर में होंगे तो इतने हमारे कॉपी नंबर कहलाएगी। अब यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का भी वैसे होगा, जितने बैक्टीरियोफेज होंगे, जितने जीवाणु भोजी होंगे, उतना उसकी कॉपी नंबर कहलाएगी ये बैक्टीरिया और प्लाज्मिड डीएनए में। तो ये समझ में आया होगा, समझ में आ गया, मिटा दे। ओके, बहुत बढ़िया मेरे भाई। चलो अब आगे की हम देख लेते हैं कि प्लाज्मिड डीएनए क्या, ये लिख लेते हैं, फीचर ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर। क्या है, फीचर ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर है। क्या है, वेक्टर है। क्लोनिंग वेक्टर की क्या देख लेते हैं, फीचर देख लेते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो चलो फीचर देख लेते हैं बढ़िया तरीके से। किसका फीचर देख लेते हैं भाई, क्लोनिंग वेक्टर का क्या देख लेते हैं, फीचर देख लेते हैं। अब फीचर में है क्या मेरे भाई, तो अगर किसी क्लोनिंग वेक्टर को हम अगर देख रहे हैं, क्लोनिंग वेक्टर को सिलेक्ट करें, मान लो कि अगर तुमको हम क्या दे दें, एक डीएनए दे दें। अब हम डीएनए दे दें और बोले कि क्या ये डीएनए क्लोनिंग वेक्टर के रूप में, क्लोनिंग वेक्टर के फॉर्म में यूज हो सकता है, क्लोनिंग वेक्टर के रूप में क्या होता है, यूज हो सकता है। तो तुम लोग सबसे पहले क्या देखोगे उसमें, सबसे पहले हमको क्या देखना मिलेगा, तो पहले देखेंगे कि उसमें क्या है, तो ओराई स्थल होना चाहिए। ओराई साइट सबसे पहले क्या होना चाहिए, ओराई साइट होना चाहिए। किसी भी अगर रैंडम दे दे तो क्या देखोगे, ओराई साइट होना चाहिए। अगर ओराई साइट होगा तो क्या करेगा, सेल्फ कॉपी बनाएगा, और सेल्फ कॉपी बनाएगा तभी हमारे क्या करेगा, टारगेट डीएनए को क्या कर सकता है, तो कॉपी उसकी भी बन सकती है, तभी उसकी भी कॉपी बना सकता है। अगर नहीं होगा वो, ये सारे फीचर उसमें नहीं है, ये सारे फीचर उसमें नहीं है, तो क्या होगा, वो क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज नहीं होगा। तो हमारे पास ऐसा ही है। तो हम देखो सबसे पहले क्या करते हैं मेरे भाई, तो हम सबसे पहले पहला इसका क्या लिख लेते हैं, फीचर। पहला फीचर में क्या देखते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, ओराई साइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओराई साइट होना चाहिए। ओराई साइट क्या होना चाहिए भाई, ओराई साइट होगा तो क्या होगा, वो सेल्फ कॉपी, सेल्फ क्या कर सकता है, तो रेप्लिकेट कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, स्वयं की क्या कर सकता है, कॉपी बना सकता है। अब जब खुद की कॉपी बनाएगा तो हम अपने टारगेट डीएनए को जोड़ेंगे तो उसका भी कॉपी बन जाएगा। अब दूसरी बात क्या है कि हमारे एनसीईआरटी ने लिखा है कि देखो, कॉपी नंबर और जो हमारे पास प्लाज्मिड डीएनए है, प्लाज्मिड डीएनए जितना होगा उतना हमारे पास कॉपी नंबर होगा, ये पहले समझ लिए थे। लेकिन यहाँ पर हमको ये समझना है कि ओराई स्थल जितना बेहतर होगा, ओराई स्थल क्या होगा, जितना बेहतर होगा, जितना बढ़िया होगा ओराई स्थल, ओराई साइट जितना बेहतर होगा उतना क्या होगा, कॉपी नंबर होगा। तो ओराई स्थल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कॉपी नंबर के। तो लिख लेना कि जो क्या है, ओराई साइट है, क्या है, ओराई साइट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो कॉपी नंबर के होता है। क्या होता है, कॉपी नंबर के, किसके, तो कॉपी नंबर के क्या होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसके समानुपाती होता है। अब ये सर समझ लिए, पहला भी फीचर समझ लिया। दूसरा फीचर, अगर कोई क्लोनिंग वेक्टर हम यूज कर रहे हैं तो क्यों करेंगे, उसमें कुछ फीचर होगा, क्या फीचर होगा ये जानेंगे। तो उसमें पहला फीचर तो उसमें क्या होना चाहिए, ओराई साइट होना चाहिए। दूसरा फीचर क्या होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए,
तो सिलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, तो सिलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए। दूसरी लिख दे, तो दूसरा क्या होना चाहिए, वो सिलेक्टेबल टेबल मार्कर क्या होना चाहिए, मार्कर जीन। अब सिलेक्टेबल मार्कर जीन मतलब कि क्लोनिंग वेक्टर में क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए। अब देखो क्या करता है सिलेक्टेबल मार्कर जीन। इवन हमारे पास दो केस होता है सिलेक्टेबल मार्कर जीन का, मतलब कि ये क्या करता है, तो ये जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट सेल है, क्या रिकॉम्बिनेंट सेल है, और नॉन ट्रांसफॉर्मेट क्या है, ट्रांसफॉर्मेड है, इनमें क्या करता है, डिफरेंस करता है। इसमें क्या करता है, अंतर, मतलब कि अंतर पहचानता है, अंतर करता है, डिफरेंट। अब दूसरी बात क्या है कि इसमें ये हमारे पास जितने भी क्लोनिंग वेक्टर है, जितने भी क्या है हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर के साथ हम जोड़ दिए थे किसको, अपने टारगेट डीएनए को। अब इसको हम डालते हैं किसमें, तो होस्ट सेल में डालते हैं मेरे भाई, होस्ट सेल में डालते हैं। अब देखते हैं कि होस्ट सेल में क्या हमारा जो टारगेट डीएनए है पहुंचा है या हमारा टारगेट डीएनए नहीं पहुंचा है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर जीन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। पहले ही क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, तो ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और दूसरा, पहला, दूसरा, और तीसरा क्या है, रिकॉम्बिनेंट। क्या है, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट सेल। इन तीनों में क्या करता है, अंतर, इसमें डिफरेंस पहचानता है, डिफरेंस पहचानना चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर जीन यही होता है, क्या करे, डिफरेंस पहचानता है, डिफरेंस करता है, अंतर करता है। ये आपको समझ में आ भी गया होगा। अब मतलब कि पहला तो ये समझ लिए, लेकिन दूसरी बात भी समझ लिए, अब लिखना भी जरूरी है उसको। तो दूसरा बात क्या है मेरे भाई, तो ये जितने भी हमारे होस्ट सेल है, मतलब हमारे होस्ट सेल में हमारा जो हमारा टारगेट डीएनए, हमारा जो एलियन डीएनए, जो हमारा क्या है कि एक वांछित डीएनए, ये गया है या नहीं गया है, इसको पहचानने के लिए क्या करते हैं, हम सिलेक्टेबल मार्कर जीन का यूज करते हैं। अब सिलेक्टेबल मार्कर जीन का क्या एग्जाम्पल भी हो सकता है सर, तो हाँ, इसका क्या होता है मेरे भाई, एग्जाम्पल भी होता है सिलेक्टेबल मार्कर जीन का। एक क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, और दूसरा क्या होता है मेरे भाई, तो अल्फा या बीटा क्या होता है, ग्लेक्टोसाइडेज होता है। क्या होता है, अल्फा या बीटा ग्लेक्टोसाइडेज होता है। ये आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, किताब देखो तो विजुअल होगा। अब क्या है, इसका पूछेगा कि इसका एग्जाम्पल क्या है, इसकी उदाहरण क्या है, तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट क्या है, जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। और दूसरा क्या है, पूछेगा किसका एग्जांपल, तो इसका। और दूसरा अल्फा, अल्फा लिख लो, अल्फा या बीटा, अल्फा ऐसे भी बनता है, अल्फा वैसे भी बनता है, बीटा ग्लेक्टोसाइडेज क्या है, बीटा ग्लेक्टोसाइडेज। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा और बीटा ग्लेक्टोसाइडेज क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर ही जीन का क्या है, एग्जाम्पल है। अब कुछ और हम आपको बताते हैं क्या है कि सिलेक्टेबल मार्कर जीन आखिर में कौन कौन हो सकते हैं, ये भी तो जानना है। ये एग्जाम्पल है इसका, क्या सिलेक्टेबल मार्कर जीन का, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ये पहचान लेता है। मान लो कि अगर हमको देखना है कि किसी होस्ट सेल में गया है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या अल्फा बीटा ग्लेक्टोसाइडेज का यूज करते हैं। और दूसरी हमें इसकी देखते हैं कि कौन कौन से क्या होते हैं कि हमारे पास सिलेक्टेबल मार्कर जीन होते हैं। तो हमारे पास सिलेक्टेबल मार्कर जीन का पहला एक क्या आता है, तो टेट्रा, क्या आता है, टेट्रासाइक्लिन आता है, टेट्रासाइक्लिन, साइक्लिन
मतलब इसको ऐसे भी लिखते हैं, टेट्रासाइक्लिन को क्या लिखते हैं, टेट्रा साइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ऐसे भी लिख देते हैं। तो याद होना चाहिए कि टेट्रासाइक्लिन क्या है, रेजिस्टेंस जीन ही है। और दूसरा क्या है, दूसरा एम्पीसिलिन, एम्पीसिलिन है, क्या है, सिलिन है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ये रेजिस्टेंस जीन है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। तीसरा क्या है, तीसरा केनियामाइसिन है, केनियामाइसिन है, क्या है, माइसिन, केनियामाइसिन है। अब केनियामाइसिन क्या है, यहां पर विजुअल हो रहा है कि नहीं पहले हमको देखना पड़ेगा। हाँ बढ़िया है, ठीक है। और पहले टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, केनियामाइसिन, केनियामाइसिन क्या है, रेजिस्टेंस जीन। अब ये याद रहेगा, केनियामाइसिन रेजिस्टेंस जीन। तो इसको लिख लेना, पहले समझ लेना, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से हम समझा देते हैं पैरेलली। क्या है कि फीचर देख रहे, देखो हुआ क्या था, हम बार बार क्यों आ जा रहे थे, क्या हुआ था कि थोड़ी सी बच्चे गदम्बड़ बच्चे हैं ना इधर में, देखो गदम्बड़ बच्चे तो होते ही है, सारे तरफ होते हैं। तो क्या है कि थोड़ी सी हल्ला गुला कर रहे थे, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रहा था, इसीलिए हम क्या किए थे कि इन सबको भगाना पड़ेगा। अब क्या है कि यहाँ पर क्या बोला है कि फीचर ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर का क्या है फीचर। पहले फीचर क्या होगा, तो हम पहले देखते हैं कि उसमें क्या है कि ओराई, अगर मान लो कि हम आपसे पहले भी बोल दिए कि अगर हम आपको एक डीएनए दे दें, एक डीएनए सिंबल दे दें, तो आपको कहें कि इसको क्या यूज हो सकता है, क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे, देखोगे उसमें कुछ देखोगे, क्या कहोगे कि पहले उसमें हमको देखना चाहिए कि क्या उसमें ओराई स्थल होना चाहिए, ओराई स्थल यानी ओराई साइट होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, वो सिलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर जीन आपको पता ही है, सिलेक्टेबल मार्कर जीन क्या होता है। तो यहाँ पर आपको ये सारे फीचर देखोगे कि है क्या। अभी एक और फीचर है, पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद वो फीचर बता देते हैं। अब यहाँ पर ये सेल्फ कॉपी होना चाहिए, जब सेल्फ कॉपी करेगा तो हमारे जो जीन है उसका भी कॉपी हो जाएगा। इसलिए हम लिखे हैं कि क्या, जितना बेहतर ओराई स्थल होगा, जितना बेहतर ओराई साइट होगा, उतनी क्या होगी, कॉपी नंबर होगी। अब दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर जीन में क्या बोले हैं कि जो क्लोनिंग वेक्टर होता है, क्लोनिंग वेक्टर में हम देखते हैं कि क्या है कि हमारा जो डीएनए है, हमारा मतलब कि टारगेट डीएनए है, उसके साथ जोड़ देते हैं, जोड़कर और क्या करते हैं, होस्ट सेल में डाल देते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या होस्ट सेल में वो पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा है, ये गया है या नहीं गया। दूसरी बात क्या है कि ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट में क्या करता है, अंतर ये करता है, अंतर क्या करता है, पता करता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी है इसका, सिलेक्टेबल मार्कर जिनका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और अल्फा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है, ग्लैक्टोसाइडेज है। अब देखो ये कहोगे कि सर तब ये है क्या, ये सिलेक्टेबल मार्कर जीन है, ये तो एग्जांपल है, ये एग्जांपल है। और ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और क्या है तो केनियामाइसिन रेजिस्टेंस जीन क्या है, तो ये सिलेक्टेबल मार्कर जीन है। हो गया होगा, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट करो, हो गया, मिटा दे, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अभी समझ में आ गया होगा तो थम्स अप कर देना बढ़िया से, और क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। अब अगला क्या है, क्लोनिंग साइट है, क्या है, थर्ड क्या है, क्लोनिंग साइट, क्या है, क्लोनिंग क्या है, साइट है। क्लोनिंग साइट के बारे में तो आराम से समझ जाओगे, क्लोनिंग साइट है क्या। अब मान लो कि तुमको क्लोनिंग साइट अगर है तो हम किस रेजिस्टेंस जीन को डालेंगे, कहां कहां कैसे डालेंगे, तो कहां पे कैसे कट करेगा, ये
देखना है तो एक हम क्या करते हैं, हमारे एनसीईआरटी की ही किताब में दिया है, तो हम यूज करके देख लेते हैं क्या है। अब मान लो हमारे पास है क्या, ये हमारे पास एक क्लोनिंग वेक्टर है, दूसरा भी हमारे पास एक क्लोनिंग वेक्टर है। समझ में आ रहा है, यस या नो? अब ये दो हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर में हम क्या किए कि लिख लो क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर ए एंड क्या है क्लोनिंग वेक्टर बी, जो भी मान रहा है मान लो। अब देखो हम क्या किए, इसको 5-6 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट दिए। क्या किए, तो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, R2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, R3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, R4 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, R5 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या है R5 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, 4-5 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट दी। और बी वाले को क्या किए भी, तो बी वाले को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से 4-5 जगह पर काट दी। R1 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 R1, ये देखो क्यों बनाए हैं, क्यों बताए हैं। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या है काटे। अब ये बताना कि सबसे बेहतर क्लोनिंग वेक्टर कौन होगा, जरा अगर पता है तो बताना है कि सबसे बेहतर क्लोनिंग वेक्टर इसमें कौन होगा, सबसे अच्छा क्लोनिंग वेक्टर। तुमको दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो तुम देखकर बोलोगे कि सर यहाँ पर एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या है, तो ये काटा है, तो तुमको अच्छा लग रहा है कि हाँ ये बढ़िया है, ये काटा है तो मतलब कि ये ठीक है, एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अरे गधे आदमी मेरे भाई, आई मीन कहने का मतलब है कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटोगे तो हमारे एनसीईआरटी में लिखा है कि अगर आप एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से एक क्लोनिंग वेक्टर को मल्टीपल जगह पर काट रहे हो तो क्या होगा, ये इसकी टुकड़ा बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो बिखर जाएगा तो हम अपने क्लोनिंग वेक्टर के साथ इसको जोड़ नहीं सकते, ये क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो हमारे पास ये लिखा है कि क्लोनिंग वेक्टर के साथ नहीं जोड़ सकते। और अगर हम एक क्लोनिंग वेक्टर को 5 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटे हुए हैं, 5 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो क्या होगा कि पांचों जगह पर क्या करेगा, ये पांचों जगह पर अलग अलग क्या करेगा, काटेगा और अलग अलग छिद्र बनेगा। मान लो यहाँ पर ये काटा, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर काटा, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अपना जो टारगेट डीएनए है, टारगेट डीएनए को क्या कर सकते हैं, टारगेट डीएनए को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर काटा है तो आराम से हम अपने टारगेट डीएनए को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यहाँ पर काटा है तो आराम से हम अपने टारगेट डीएनए को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर काटा है तो आराम से हम अपने टारगेट डीएनए को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यहाँ पर भी काटा है तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, अपने टारगेट डीएनए को जोड़ सकते हैं। मतलब ये हम अपने टारगेट डीएनए को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 6 जगह है ना, 1 2, अबे मान लो 6 है, R6 है, मान लो R6 है, अब बढ़ा दे तो क्या, अब यहाँ पर काटा है तो मतलब कि अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटे हैं तो अलग अलग जगह पर क्या करेगा कि ये छिद्र करेगा, हम अपने क्लोनिंग वेक्टर को जोड़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक हमारे पास क्या है कि मान लो कि पॉजिटिव है, एक मैसेज पॉजिटिव है कि अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटा है तो बढ़िया है। और एक ही काटेगा तो ये बिखर जाएगा, क्या होगा, ये एकदम टूट कर बिखर जाएगा। सुनते हो ना कि क्या बोलते हैं कि जो हमारा जो ये क्या सपना है क्या हुआ, टूट कर बिखर गया, मतलब कि वैसे ही क्या होता है, ये टूट कर बिखर जाएगा। और हमारे एनसीईआरटी ने कहा है कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक या 2 जगहों पर ही काट सकता है। अगर मल्टीपल जगह पर काटेगा तो क्या होगा, क्लोनिंग वेक्टर बिखर सकता है, वो क्लोनिंग वेक्टर बिखर जाएगा, ये लिखा है। और मल्टीपल हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से एक एक जगह पर काटते हैं, तो एक ही जगह पर अलग अलग एक एक जगह पर काटते हैं, तो क्या होगा कि हमको अपने जितने चाहे उतने क्या कर सकते हैं, तो टारगेट डीएनए को जोड़ सकते हैं बढ़िया तरीके से, इसकी क्या हो जाएगी, क्लोन हो जाएगी। समझ में आ रहा है, तो क्लियर हो गया होगा बढ़िया तरीके से, समझ में आ रहा है। अब देखो कि कुछ क्लोनिंग वेक्टर, एक हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर का दिया है, कौन सी क्लोनिंग वेक्टर, ये हो गया होगा, ठीक है। चलो अब देखो हमारे पास एक क्लोनिंग वेक्टर का दिया है, क्या क्लोनिंग वेक्टर है सर, तो हमारे पास क्या दिया है, पीबीआर। कौन दिया है, यहां पर लिखा है पीबीआर,
ये क्या है क्लोनिंग वेक्टर PBr322। PBR ये दिया है हमारे पास। अब PBR क्लोनिंग वेक्टर क्या है, तो एक PBR आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है, ये मत याद रखना कि इसका है, ये क्या है एक आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है। अब आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है मतलब कि इसका मतलब क्या है सर, P मतलब क्या होता है प्लास्मिड होता है, प्लास्मिड। और B मतलब क्या होता है बोलीवर एक वैज्ञानिक थे और रॉड्रिक्स एक वैज्ञानिक थे, क्या थे बोलीवर, बोलीवर एंड क्या थे रॉड्रिक्स, रॉड्रिक्स रॉड्रिक्स थे। दो वैज्ञानिक ने क्या किया, एक आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर बनाया था, आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर जिसका नाम क्या था PBR322, एक क्लोनिंग वेक्टर था। अब इसमें आपको एनसीईआरटी में विजुअल हो रहा होगा, आपको बताया गया, दिखाई दे रहा है कि विजुअल हो रहा है कि पीबीआर दिखाई दे रहा है। अब देखो एक साइड में तुमको क्या दिखाई दे रहा है, एक साइड में यहां पर तुमको दिखाई दे रहा है कि क्या है एमपीसिलिन है, क्या है एमपीसिलिन है, एमपीसिलिन है, एमपीसिलिन रेजिस्टेंस है। और यहां पर तुमको क्या दिखाई दे रहा होगा टेट्रा है, टेट्रामाइसिन है, टेट्रामाइसिन दिखाई दे रहा है। एमपीसिलिन पर क्या है बी बी जो लिखा है बम तुम पढ़ते हो, इसे बेम H1 बोला जाता है, क्या है बेम H1 बोला जाता है, क्या है बेम H1। बेम H1 क्या है कहां पर होता है पूछेगा, बेम H1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहां पर होता है, तो बेम H1 कहां पर होता है तो एमपीसिलिन रेजिस्टेंस जिन पर, एमपीसिलिन कहां पर तो एमपीसिलिन और ये है क्या ये लिख देना, तो क्या है सिलेक्टेबल मार्कर जिन पर, सिलेक्टेबल मार्कर जीन पर, कहां पर सिलेक्टेबल मार्कर जीन पर, ये भी सिलेक्टेबल मार्कर जीन है ना। तो इस पर तुमको दिया क्या दिया है PVU दिया है, इस पर क्या दिया दिखाई दे रहा है ना PVU दिया है, इस पर PVU दो दिया है। और ऊपर में क्या दिया है तुमको इको R1, यहाँ पर क्या दिया है साइड में दिखाई दे रहा है, साइड में हिंद सेकेंड दिया है, क्या दिया है हिंद सेकेंड। तो इतने मल्टीपल क्या दिए हैं यहाँ पर तुमको हिंद सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यहाँ पर क्या दिया है इको R1 दिया है, इको R1 दिया है ना। अब इतने मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसको क्या किया है काटा है। अब नीचे में एक चीज और भी दिया है, देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या दिया है रेप्लिकेशन दिया है, क्या है ROP दिया है, क्या है रेप्लिकेशन तुमको दिखाई दे रहा होगा, सब चीज दिखाई दे रहा होगा, रेप्लिकेशन ऑफ क्या है प्लास्मिड डीएनए, क्या है प्लास्मिड डीएनए। अब यहाँ पर तुमको इसका फुल फॉर्म भी पूछते कि क्या होता, तो यहाँ पर बता दिया गया, तुमको दिखाई दे रहा होगा, विजुअल हो रहा होगा मेरे भाई। तो इतना सारा चीज था हमारे पास, क्या था पूछेगा कि जो हमारे पास ये क्लोनिंग वेक्टर है कैसा क्लोनिंग वेक्टर है, तो ये क्या है आर्टिफिशियल, क्या है आर्टिफिशियल, क्या है आर्टिफिशियल क्या है क्लोनिंग वेक्टर है, क्लोनिंग क्या है वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर है, याद रखना है ये आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर हो गया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, अगर नोट नहीं करना है तो क्या करोगे, हो गया ना। चलो इतना तो हो गया ना मेरे भाई। अब एक चीज तुम लोग को जान लेना अब चाहिए, क्या जान लेना चाहिए, तो एक चीज अब हमारे एनसीईआरटी जब मतलब कि पहले पढ़ाए थे, अभी पहले ही टॉपिक था जब हम क्या क्लोनिंग वेक्टर पढ़ाए थे, क्लोनिंग वेक्टर तो हम प्लास्मिड और पढ़ लिए जीवाणु खोजी। दूसरा टीआई क्या है, एक टीआई दिया है, क्या है एक टीआई प्लास्मिड दिया है। टीआई प्लास्मिड के बारे में भी सर जान लेना चाहिए, क्योंकि हमको ये टीआई प्लास्मिड और रेट्रोवायरस भी दोनों को जान लेना चाहिए बढ़िया तरीके से।
अभी टी आई प्लाज्मिड है क्या, कहां से मिलता है भाई टी आई प्लाज्मिड, ये मिलता कहां से, तो एक बैक्टीरिया होता है, कहां बैक्टीरिया कौन होता है, एग्रोबैक्टीरियम, क्या होता है एग्रोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम फिशियम, फिशी एग्रोबैक्टीरियम क्या है, ट्यूमीफिशियम है। मतलब कि बच्चे हैं ना इतने, मतलब कि गदम्बड़ है, इतने गधे हैं कि उनको करना कुछ नहीं। तो हो गया एग्रोबैक्टीरियम क्या है, ट्यूमीफिशियम है, हमारे पास एक क्या है टीआई। अब टीआई मतलब क्या होता है सर, टीआई के बारे में जानो, टीआई के बारे में जानो, टीआई क्या है, तो टीआई हमारे पास क्या है, ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग है। अब ट्यूमर इंड्यूसिंग क्या है हमारे पास, ये ट्यूमर कोज कराता है, क्या कराता है, ट्यूमर कोज कराता है। ट्यूमर बीमारी का नाम सुने होंगे, ट्यूमर मतलब कि कैंसर कोज कराता है, क्या कराता है, कैंसर कोज कराता है। अभी कैंसर कराता है तो किस प्लांट में कराता है, डाइकोट प्लांट में कराता है या मोनोकोट प्लांट में कराता है, तो ये लिख लेना कि ये डाइकोट कहां, तो ये डाइकोट प्लांट में कराता है, याद रखना प्लांट्स में कराता है। कहां पे कराता है, डाइकोट्स प्लांट में क्या कराता है भाई, क्या कराता है, ट्यूमर कॉज कराता है, ट्यूमर। अब देखो यहां पर ट्यूमर में कुछ बताया गया है कि ये क्या होता है, ये कौन सा, तो क्रोन जेल क्या होता है, ट्यूमर डिजीज होता है, क्या होता है, डिजीज, ट्यूमर डिजीज होता है, क्या होता है, क्रोन जेल ट्यूमर डिजीज। अब यही मतलब कि पूछेगा कौन सा ट्यूमर कॉज कराता है, ये याद रखना, नाम क्या है उसका, क्रोन गॉल ट्यूमर डिजीज, नाम याद रखना, ये छोटे मोटे नाम है नहीं, बढ़िया नाम है, ये कैसे, मतलब कि तुम लोग के पास ये सेंस भी होना चाहिए ना। अब देखो यहाँ पर तो ये हमको तो मतलब कि समझ में आ गया सर कि ट्यूमर कॉज कराता है, ट्यूमर कॉज कराता है। अभी पूरा क्या हमारे पास ये जो हमारे पास टीआई प्लाज्मिड, पूरा प्लाज्मिड कॉज कराता है या कुछ प्लाज्मिड का, यहाँ पर एक प्लाज्मिड हम बना देते हैं, क्या ये पूरा प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड, क्या है टीआई प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड है, क्या पूरा प्लाज्मिड बीमारी कॉज कराता है या जो थोड़ा सा प्लाज्मिड होता है वो बीमारी कॉज कराता है। तो देखो यहाँ पर कहीं भी हो सकता है। आप देखो पहले ये देखना, कोई भी क्लोनिंग वेक्टर ले रहे हो तो पहले देखना उसमें क्या बीमारी कॉज करा रहा है, तो बीमारी कॉज करा है तो उसको कुछ करना भी काम पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये टी डीएनए होता है, क्या होता है, टी डीएनए, टी डीएनए ही क्या करता है, बीमारी कॉज कराता है, ये ट्यूमर कॉज कराता है। अब ये ट्यूमर कॉज कराता है सर, ये जान ली, तो कैसे कराता है ये तो जानो। ये टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब वे टी ट्रांसफर डीएनए, क्या होता है, ट्रांसफर डीएनए होता है। अब ये क्या करता है, प्लांट्स में क्या करता है, बीमारी कॉज कराता है, प्लांट्स में क्या करता है, तो ट्यूमर क्या करता है, ट्यूमर डिजीज कॉज कराता है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर टीआई के बारे में एक पॉइंट और लिखा है कि टीआई को क्या बोला जाता है, तो नेचुरल इंजीनियर भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नेचुरल इंजीनियर, क्या बोला जाता है, नेचुरल इंजीनियर बोला जाता है, इंजीनियर। अब नेचुरल इंजीनियर भैया क्यों बोला जाता है, तो ये जो तुम्हारे पास टी डीएनए है ना, जो बीमारी ट्यूमर कॉज करा रहा है, इस ट्यूमर को टीआई प्लाज्मिड क्या करता है, कट कर देता है, खुद से कट करके क्या करता है उसमें, तो जो हमारे पास ये टारगेट डीएनए है, टारगेट डीएनए को जोड़ देता है, टारगेट डीएनए को जोड़ देता है, तो टारगेट डीएनए को अब क्या होगा कि
किसी प्लांट में अगर किसी होस्ट प्लांट में हम डाल रहे हैं तो क्या होगा, उसमें अच्छी खासी रिप्लिकेशन होगी, अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी। समझ में आ रहा है? तो इसे क्या बोला जाता, तो नेचुरल इंजीनियर भी बोला जाता। क्या बोला जाता? नेचुरल इंजीनियर बोला जाता। याद रखना टीआई प्लाज्मिड क्या है, टीआई प्लाज्मिड क्या है, तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। ये कहाँ टीआई प्लाज्मिड कहाँ से मिलता है, तो क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियम से मिलता है। ये कहाँ बीमारी किसमें कॉज कराता है, तो डाइकोट्स प्लांट में बीमारी कॉज कराता है। दूसरी क्या है कि ट्यूमर बीमारी नाम क्या है, कौन सी ट्यूमर, तो लिखा है क्रॉन गैल ट्यूमर डिजीज। अब ये क्या है कि ये जो टीआई प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड के कुछ भाग ही क्या करते हैं, बीमारी कॉज कराते हैं। समझ में आ रहा है? और टी आई प्लाज्मिड के जो भाग बीमारी कॉज कराते हैं उसका नाम क्या है, तो टी डीएनए नाम है। क्या है, टी डीएनए, यानी ट्रांसफर डीएनए क्या करते हैं, प्लांट में ट्यूमर कॉज कराता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? तो वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो। हो गया ना? चलो मिटा दे। अब देखो एक चीज यहीं पर मिटा देते हैं, मतलब कि हमारा तो खत्म होने वाला ही था, अगले स्लाइड में लिखते, लेकिन अभी यहीं पर लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। या मिटा दे, मिटा दे। अबे देखो यहां पर यहीं पे लिख देते हैं। इसे क्या बोला जाता है मेरे भाई, तो इसे डिसआर्म्ड क्या बोला जाता है, डिसआर्म्ड क्लोनिंग वेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिसआर्म्ड वेक्टर डिसआर्म्ड क्या बोला जाता है, वेक्टर बोला जाता है। समझ में आ रहा है? तो याद रखना इसे क्या बोला जाता है, डिसआर्म वेक्टर भी बोला जाता है। डिसआर्म वेक्टर क्यों बोला जाता है भैया, तो खुद से काम कर लेता है, हमारे पास जो हमारा टारगेट डीएनए था उसको जोड़ लेता है। और डिसआर्म मतलब कि जो डिजीज कॉज करा रहा था उसको हटा देता। अब एक चीज याद रखना कि जो हमारे पास क्या था, तो ये लिख दो, रेट्रो वायरस था, रेट्रोवायरस। अब रेट्रोवायरस भी किसका एग्जाम्पल है, याद रखना, ये प्लाज्मिड और रेट्रोवायरस किसका एग्जाम्पल है, रेट्रोवायरस और प्लाज्मिड किसका एग्जाम्पल है, याद रखना, इसका एग्जाम्पल है डिसआर्म वेक्टर। किसका, डिसआर्म वेक्टर या डिसआर्म्ड क्लोनिंग वेक्टर का एग्जाम्पल है। याद रखना किसका एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल ये भी क्या है, एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल है, पूछेगा ये दोनों किसका एग्जाम्पल है, तो डिसआर्म वेक्टर का एग्जाम्पल है। और आई होप भी बढ़िया लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ थोड़ी सी पार्ट में खराब भी लगा होगा। क्या खराब लगा होगा आपको कि इधर उधर मतलब कि थोड़ा सा आना जाना लगा था, क्योंकि हमारे पास जो गदम्बड़ बच्चे हैं, सबसे मतलब कि गधे, हाई लेवल के गधे हैं, उनको थोड़ा सा हमको संभालना था, तो थोड़ी सी वैसे ही टाइम लग गया। लेकिन आई होप ये वीडियो सेशन बढ़िया लगा होगा। और फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद।